हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि शाम की 5 बजे की क्लास आपकी होती है सी टेट और एम पी टेट स्पेशल क्लास, और ये खासकर जो सी डी पी की क्लास चलती है ये तो आप किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए प्रिफर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एक सब्जेक्ट है वो सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में कॉमन है। इसका सिलेबस कॉमन है, इसका वेटेज कॉमन रहता है, लगभग 30 क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में आते हैं। खैर चलिए स्टार्ट करेंगे हमारा आज का सेशन। ओके, जितने लोग भी जुड़ चुके हैं सभी को गुड इवनिंग, एंड या लाइव चैट में रिप्लाई करने के लिए रेडी हो जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरे 30 क्वेश्चन का सेट है, देखेंगे हम यहाँ पे। बालक के सामाजिकरण की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है क्या? परिवार, विद्यालय, पास पड़ोसी, मित्र मंडली। अभी हमारा जो सेट चल रहा है स्टार्टिंग से चल रहा है, इसलिए स्टार्टिंग के टॉपिक से चल रहा है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे ही चैप्टर वाइज आगे चल जाते जाएंगे। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है परिवार होता है। सबसे महत्वपूर्ण संस्था परिवार ही है। बच्चा जो अपने परिवार में सीखता है, जानता है, वही बहुत उसका बेस होता है, जिसको हम कहते हैं बेस। बालक के सामाजिकरण के लिए प्राथमिक व्यक्ति किसे कहा गया है? माता को, पिता को, बहन को, दूरदर्शन को। एंड करेक्ट आंसर यस, बिल्कुल सही, माता को कहा गया है। बालक के सामाजिकरण चक्र का अंतिम पड़ाव बिंदु अपने में समाहित करता है किसे? अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो ऊपर वाला तो इजी था, ये भी है इजी ही, बट ये इंपॉर्टेंट है। पहला नहीं बल्कि अंतिम पड़ाव बिंदु अपने में क्या समाहित करता है? जनसंचार को, पास पड़ोस को, गैंग को, या विद्यालय को। तो चलिए देख लेते हैं। सामाजिकरण का जो अंतिम चक्र होता है यहाँ पे वो जन संचार को जो है समाहित करता है। मतलब कि बच्चा है, पहले वो अपने घर में बोलना सीखता है, मतलब लोगों के साथ मिक्सअप रहना सीखता है, फिर पास पड़ोस में मिक्सअप रहना सीख लेता है, बच्चों के साथ खेलने कूदने लगता है, फिर विद्यालय जाता है, फिर विद्यालय में जो उसका ग्रुप होता है, उसकी जो दोस्तों की पूरी टीम बनती है उसके साथ रहता है, और लास्ट में है जनसंचार, यानी कि वो फिर सभी से कम्युनिकेट कर सकता है, कम्युनिकेशन सीख लेता है, हर किसी से बातचीत करने लगता है। ये चीज़ जो होती है वो उसके सामाजिकरण चक्र का अंतिम पड़ाव होता है, यानी समाज में उपस्थित लगभग सभी लोगों से वो इंटरेक्शन कर सकता है, बात कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। तो जब वो सिचुएशन आ जाती है तब ऐसा नहीं होता कि बस उसको पड़ोसी ही होने चाहिए या उसकी क्लास के बच्चे हैं तभी, अब घर के लोग हैं तभी, तभी नहीं, वो सभी से इंटरेक्ट कर सकता है, बात कर सकता है, अपनी बात को रख सकता है। ये सिचुएशन आ जाती है, सभी से मिक्सअप होने लगता है, तब वो सामाजिकरण का अंतिम पड़ाव बिंदु हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। सामाजिकरण एक प्रकार का सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने के योग्य बनाता है। ये कथन किसका है? तो चलिए देख लेते हैं। अच्छा, ये जो अभी ऊपर मैंने क्वेश्चन कराया है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि कुछ बुक्स में आपको इसका आंसर जो है पास पड़ोस मिलेगा, लेकिन वो नहीं है, वो गलत है। बच्चा पहले अपने परिवार को जानता है, उसके बाद वो पास पड़ोस को जानता है, फिर वो विद्यालय जाता है, तो उसके बाद आगे की प्रोसेस होती है, राइट। तो वो अंतिम नहीं होता है। फटाफट से देख लीजिए कि ये किसका कथन है। जॉनसन का ये कथन हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी, हाँ बिल्कुल सही उत्तर। सामाजिकरण एक सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। ये कथन किसका है? वॉटसन का, माइकेवर का, मैकाइवर सॉरी, एंड जॉनसन का, या फिर ड्यूवी का। चलिए देखेंगे उत्तर जो सही होता है इसका वो क्या हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए, वॉटसन, बिल्कुल सही हो जाता है। सामाजिकरण के साधन हैं क्या? परिवार, विद्यालय, समाज, या इनमें से सभी। तो बिल्कुल इसका उत्तर आसान है, इनमें से सभी सही इसका उत्तर होता है, इनमें से सभी। एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें, अब ये व्यक्तित्व से आपका चैप्टर है, इदम तथा परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। इदम एवं अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। अहम एवं परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, या मजबूत अहम को बनाया जाता है। तो एक संतुलित व्यक्तित्व वो होता है जिसमें इदम और अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देख लेंगे। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सा व्यूह रचना कार्य करेगी? कार्यों को मूर्त रूप से समझना, विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना, स्व अध्ययन के अवसर प्रदान करना, सहायता के लिए बाहर से संसाधनों को प्राप्त करना। मानसिक रूप से पिछड़े,
तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए, देखिए क्योंकि बच्चे ऑलरेडी मानसिक रूप से पिछड़े हैं तो वो स्व अध्ययन के अवसर से उनको कुछ होगा नहीं, वो खुद से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहन बिल्कुल सही हो जाता है। कार्यों को मूर्त रूप से समझाना सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि बच्चे मानसिक रूप से पिछड़े हैं, अमूर्त चिंतन करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। हर चीज़ प्रत्यक्ष दिखा के, हर चीज़ मूर्त रूप से अगर उनको समझाई जाएगी, डिटेल में समझाएगी, जितने ज़्यादा हो सके डिटेल में समझाई जा सकती है उतना उनके लिए अच्छा होगा और वो चीज़ों को जल्दी समझ जाएंगे। एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समझ सकता है, समझ सकता है होना चाहिए था। ठीक है, समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नता को समझ सकता है एक टीचर। तो अब उसके बारे में आप देख लीजिए सही कथन क्या लिखा है। आंखों के संपर्क के आधार पर कैसे समझ सकता है, मतलब बुद्धि के आधार पर, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर, या फिर गृह कार्य के आधार पर एक टीचर कैसे समझ पाएगा ये चीज़। तो भाषा और उसकी अभिव्यक्ति के आधार पर टीचर समझ सकता है। समुदाय की बात हो रही है ना। सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए कैसा, कार्य केंद्रित, लक्ष्य केंद्रित, कार्य केंद्रित एवं लक्ष्य केंद्रित दोनों, या पुरस्कार प्रेरित। सृजनशीलता का पोषण करना है, क्रिएटिव बनाना है बच्चों को, तो बच्चों को कार्य केंद्रित रखना होगा। ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड रखना होगा, एक्टिविटीज़ करानी होंगी तो ही बच्चे सृजनशील बनेंगे। पुरस्कार वाला तो आपका यहाँ पे इस टाइप में, जैसे कि पुरस्कार के लालच में अगर बच्चे कुछ कर रहे हैं तो वो निगेटिव में आ जाता है आपका थोड़ा सा। निम्न में से कौन सी व्यूह रचना अभिप्रेरित लैंगिक अंतरों को मद्देनजर रखते हुए लैंगिक समता की भावना के विपरीत है, तो जो अपोजिट है, अगेंस्ट है, वो बताना है। विद्यार्थियों को बताएं कि रूढ़िबद्ध विषयों में सफलता हासिल कर सकते हैं। प्रारंभिक विद्यालय वर्षों में लड़के एवं लड़कियों में शारीरिक एवं गामक कौशलों के विकास की संभाव्य क्षमता समान होती है। लड़कों को समस्याओं के समाधान और विश्व पर नियंत्रण रखने के लिए उनकी योग्यता पर उनको आत्मविश्वास विकसित करने के लिए सहयोग प्रदान करें। लड़के एवं लड़कियों दोनों को कम आक्रामक एवं एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने के समस्त सामाजिक तरीकों को सिखाए जाए। तो देख लीजिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाता है, यहाँ पे सभी जितनी भी हैं वो चीज़ें हैं ऑप्शन नंबर डी, जिसमें जितनी चीज़ें लड़के लड़कियों दोनों के बारे में बात हो रही है, विद्यार्थियों की बात हो रही है जिसमें लड़के लड़कियां दोनों आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेशली लड़कों का नाम लिया गया है तो ये विपरीत हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, लड़कों को समस्याओं के समाधान और विश्व पर नियंत्रण रखने के लिए, ध्यान दीजिएगा, उनकी योग्यता पर उनको आत्मविश्वास विकसित करने के लिए सहयोग प्रदान करें कि बच्चों को ऐसा लगे, लड़कों को ऐसा लगने लगे कि सारी प्रॉब्लम हम ही सॉल्व कर सकते हैं, पूरी दुनिया पे हमारा ही राज होना चाहिए, ऐसा कुछ कंट्रोल होना चाहिए, ऐसी ज़्यादा फीलिंग उनके अंदर नहीं आनी चाहिए। तो ये चीज़ निगेटिव में चली जाती है। नेक्स्ट देख लेंगे। नृत्य, ड्रामा और शिल्प कला का प्रयोग किया जाता है विशिष्ट गुणों के विकास हेतु, व्यक्तित्व को ढालने के लिए, दबी एवं बर्दाश्त न की जा सकने वाली अंतर्नोद के प्रकटीकरण हेतु, या इनमें से सभी। इनमें से सभी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाता है, इन सभी चीज़ों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। बालक का सामाजिकृत निम्नलिखित तकनीक से निर्धारित होता है। साक्षात्कार तकनीक, समाज मिति तकनीक, निरीक्षण तकनीक, या जीवन वृत्ति अध्ययन तकनीक। और सही आंसर होगा, क्योंकि समाज की बात हो रही है, सीधे सीधे आपका आंसर यही है, क्वेश्चन में ये आंसर निहित है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। बिल्कुल। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है क्या, संवेगों का आधिक्य, संचय की प्रवृत्ति, कल्पना की बहुलता, या मानसिक विकास। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। संचय की प्रवृत्ति जनरली बाल्यावस्था में बहुत ज़्यादा होती है बच्चों में, कलेक्शन करना चीज़ों का। ठीक है, आप सबने भी किया होगा, जैसे किसी खास प्रकार के नोट्स, स्टिकर्स, या कोई भी सामान, ठीक है, खिलौने, पेन, ऐसा कोई भी चीज़ है ना, कलेक्ट करना बाल्यावस्था में ज़्यादा होता है। किशोरावस्था में संवेगों का आधिक्य बहुत होता है, कल्पना की बहुलता भी अधिक होती है, और मानसिक विकास भी, क्योंकि उस वक्त पे अमूर्त चिंतन विकसित होता रहता है, काल्पनिकता विकसित होती रहती है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ विकसित होती हैं, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। तो मानसिक विकास भी उस समय पे होता है। सृजनशील बालकों का लक्षण है क्या, समस्याओं के प्रति सजगता का अभाव, गतिशील चिंतन का अभाव,
अनमनीयता या जिज्ञासा। सही आंसर होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी, जिज्ञासा। नेक्स्ट देख लेंगे, चरित्र को निश्चित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है क्या? शारीरिक कारक, मानसिक कारक, सामाजिक कारक, मनोरंजन संबंधी कारक। सही उत्तर होता है आपका, चरित्र को निश्चित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है सामाजिक कारक, हमेशा, है ना। हम जैसे समाज में रहते हैं, जैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, ठीक है, वही, या फिर जैसे हमारे घर का माहौल होता है, वही हमारे चरित्र का निर्धारण करता है। नेक्स्ट देख लेंगे इसी के साथ, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह आयु है क्या? 14 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष या 6 वर्ष। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 14 वर्ष तक में लगभग बालक की मानसिक योग्यता का ऑलमोस्ट पूरा विकास हो जाता है। बाकी एक्सपीरियंस से तो बच्चा हमेशा सीखता रहता है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है क्या? बालक, शिक्षक, पाठ्यक्रम या पुस्तक। तो क्योंकि बात शिक्षा मनोविज्ञान की आ रही है यहाँ पे, जो है बालक जो है इसका केंद्र हो जाता है। बालक द्वारा सर्वाधिक प्रतिरूप के किस व्यवहार का अनुकरण किया जाता है? पुरस्कृत व्यवहार का, अनुशासित व्यवहार का, प्रायोगिक व्यवहार का या फिर इनमें से सभी का। बालक के द्वारा जो सर्वाधिक प्रतिरूप के किस व्यवहार का अनुकरण किया जाता है? तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाता है आपका, वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, पुरस्कृत व्यवहार का। ठीक है, जो क्योंकि यहाँ पे देखिए शिक्षक के द्वारा की बात नहीं हो रही है, बालक के द्वारा की बात हो रही है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। थोड़ा सा आपको क्वेश्चन पे फोकस करना होगा इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों पे। तादात्मीकरण का आशय क्या है? तादात्मीकरण मतलब होता क्या है? प्रतिरूप की क्रियाओं को आत्मसात करना, योगदान देना, संभावना व्यक्त करना या अभिव्यक्त करना। और सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रतिरूप की क्रियाओं को आत्मसात करना कहलाता है तादात्मीकरण। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखिए शायद और आपको आगे करने को मिलेंगे। छात्रों में अंतर्निहित प्रतिभाओं का विकास संभव होता है संकेत द्वारा, प्रतिक्रिया द्वारा, तादात्मीकरण द्वारा या क्रिया द्वारा। तो बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, तादात्मीकरण द्वारा। इसका अर्थ क्या होता है वो आप लोगों ने ऊपर देख लिया कि प्रतिरूप की क्रियाओं को आत्मसात करना। नेक्स्ट देख लेंगे, तादात्मीकरण की प्रक्रिया से संबंधित तथ्य है क्या? प्रतिरूप के व्यवहार से प्रभावित होना, प्रतिरूप का चयन करना, प्रतिरूप के अनेक व्यवहारों का अनुकरण करना या फिर ये सभी। तो इसमें ये सभी जो है आ जाता है। एक बालक द्वारा शिक्षक की शिक्षण कला को देखकर उसके व्यवहार का अनुकरण किया जाता है। बालक द्वारा बंडूरा होना चाहिए था यहाँ पे, आई थिंक मिस टाइपिंग है, कि किस सिद्धांत का अनुकरण किया जाता है? सामाजिक पुरस्कार के सिद्धांत का, दंड के सिद्धांत का, तादात्मीकरण के सिद्धांत का या नैतिकता के सिद्धांत का। तो देखिए जब किसी चीज़ को, कोई भी कला है, कोई भी चीज़ है, उसको देखकर बच्चा उसका अनुकरण कर रहा है, उसको सीखने की कोशिश कर रहा है, तो वो जो है आपका क्या कहलाता है? तादात्मीकरण के कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है तादात्मीकरण के सिद्धांत का। ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि प्रतिरूप को देख उसका अनुकरण करना है ना। जैसे कोई बच्चा है, किसी को बहुत अच्छा डांस करते देखा तो उसको उसके मन में जिज्ञासा जगती है, मैं भी सीखूं, मैं भी करूँ, उसको एज इट इज़ करने की कोशिश करता है। बस वही चीज़ है। मैंने यहाँ डांस का एग्जांपल ले लिया है, लेकिन वहाँ पे हर चीज़ के लिए ये चीज़ अप्लाई होती है। ठीक है, अधिगमकर्ता किसी प्रतिरूप का चयन किस आधार पर करता है? सहानुभूति, आत्मीय व्यवहार, दोनों, नियम पूर्वक व्यवहार के आधार पर। किसी भी प्रतिरूप का चयन कैसे करता है कि हमें क्या ये चीज़ करना है, मतलब सीखना है? तो देखिए सहानुभूति और आत्मीय व्यवहार दोनों ही इसके अंतर्गत आ जाता है। कोई भी काम करने का ये जो है दोनों चीज़ हो जाती है। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे क्या कहते हैं? विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, शून्य प्रशिक्षण अंतरण या इनमें से कोई नहीं। गेंदबाजी भी उसको अच्छे से आने लगी है, लेकिन उससे उसकी बल्लेबाजी पे कोई फर्क नहीं पड़ा।
तो ये कहलाता है आपका शून्य प्रशिक्षण अंतरण, यानी कि एक चीज़ जब सीखी उसका कोई भी असर, कोई भी ट्रांसफर उसका दूसरे कौशल तक नहीं पहुंचा, उसका कोई भी असर नहीं पड़ रहा है, ना पॉजिटिव ना निगेटिव, तो शून्य प्रशिक्षण अंतरण के अंतर्गत आता है वो। निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन, मानसिक विचारों का ना होना, व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति या इनमें से सभी। तो यहाँ पे बिल्कुल सही होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण अभिव्यक्ति कर सके, संगतिकरण, सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन, ये जो है किसी भी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। और विचारों का ना होना, ये तो मतलब जिस इंसान के दिमाग में विचार ही नहीं आ रहा है, विचार नहीं आते, हम कैसे कह सकते हैं कि वो मानसिक रूप से उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है ना? क्योंकि हर किसी के मन में अच्छे बुरे या कैसे भी विचार तो आते हैं, राइट। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि क्या है? मूल्यों के महत्व को बताना, मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन, या फिर ये सभी। तो ऑप्शन नंबर सी होता है, प्राथमिक स्तर पर अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन होना चाहिए, यानी कि टीचर जो है उसी के व्यवहार में मूल्य झलकने चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है खासकर प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे जो होते हैं वो अपने टीचर को बहुत ज़्यादा मानते हैं, फॉलो करते हैं और उनको आइडल मानते हैं अपने। तो अगर टीचर ही ऐसा व्यवहार करेगा, नैतिकतापूर्ण व्यवहार करेगा, तो बच्चे भी उससे प्रभावित ज़रूर होंगे। मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है क्या? आध्यात्मिक मूल्य, येन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य, नैतिक मूल्य या सांस्कृतिक मूल्य। सही आंसर होगा यहाँ पे जो सम्मिलित नहीं है कब, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ठीक है, मूल्य में भी आध्यात्मिक मूल्य भी होते हैं, नैतिक मूल्य भी होते हैं, सांस्कृतिक मूल्य भी, येन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य नहीं होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट से। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को एक बार सभी लोग, जितने भी लोग ज्वाइन किए हैं। यस, लाइक कर दीजिए, मोटिवेशन मिलता है उससे। नेक्स्ट देखते हैं, व्यक्तिगत के संगठन का स्वरूप है क्या? सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक। वैसे यहाँ व्यक्तित्व होना चाहिए था, आई डोंट थिंक कि व्यक्तिगत होगा। खैर आप देख लीजिए आंसर क्या होगा इसका। तो यहाँ पे जो सही आंसर होता है, व्यक्तित्व के संगठन के स्वरूप की बात हो रही थी, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक आ जाता है। शारीरिक व्यक्तित्व एक तरह से होता है ना, और एक तरह से अपना मनोवैज्ञानिक यानी कि मानसिक रूप से भी कोई भी इंसान कैसा है वो भी होता है। बाकी की फिर जो चीज़ें हैं वो भी प्रभाव डालती हैं, ऐसा नहीं कि वो चीज़ें प्रभाव नहीं डालती हैं, लेकिन फिलहाल वो सब चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं। बेसिक तो यही है जो कि हमारे शरीर में है, शरीर के अंदर है ना, वो चीज़ें। फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने क्या किया है? कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं। कहा कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है, या इनमें से कोई नहीं? व्यक्तित्व विकास के विभिन्न अवस्थाओं के बारे में बात हुई है यहाँ पे। तो हम सब जानते हैं कि जहाँ पियाजे की बात आती है तो वहाँ पे संज्ञानात्मक बदलाव वाला जो है आपका ऑप्शन हमेशा सही होगा। विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और इसी के साथ हमारे 30 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट हो चुका है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और डेली 5 बजे शाम को हमारी क्लास होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।